नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज करेंगे सहारा निवेशकों की, क्योंकि सहारा निवेशकों के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और उसी खुशखबरी को लेकर हम हाजिर हुए हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर क्या ऐसी खुशखबरी आ गई? सहारा जो रिफंड पोर्टल है उसके माध्यम से तो कई सारे क्लेम लिए जा रहे थे और उसमें कुछ पैसे का भुगतान भी हुआ। बताया ये जा रहा है कि 9,000 करोड़ तक का अब तक भुगतान हो चुका है। लेकिन आज एक खुशखबरी ये है कि जो निवेशक लगातार उस पर अपलोड करते थे और वो कुछ ना कुछ डिफिशियंसीज करके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था या उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे। जो भी उसका पहले था कि 10,000 रुपये फिर 50,000 रुपये जो भी था, लेकिन वो अभी तक वापस कई निवेशकों के खाते में नहीं हुए और इसको लेकर निवेशक लगातार परेशान हो रहे हैं। तो निवेशक जो परेशान है, अब उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और कदम क्या है कि अब लगभग 6 जो है वो टेलीफोन नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर तो सीधे-सीधे दिल्ली का वो नंबर है 011 से है, वो मैं आपको नंबर अभी सारा दिखाऊँगा और उस नंबर को एक-एक करके बता भी दूँगा कि कौन से नंबर कहाँ के हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वो 6 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और उस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि जो भी निवेशक परेशान हैं, वो अपनी परेशानी सीधे इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं, उनकी क्या शिकायत है या उनको क्या परेशानी हो रही है। जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसके ज़रिए। और एक खुशखबरी ये है कि अब लग सरकार ने ये फैसला किया है कि 10 लाख रुपए तक का अब उसमें फिर से सबमिशन का आ गया है ऑप्शन कि 10 लाख रुपए तक अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा भी हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक का भुगतान अब आपको होगा और उसके लिए भी आप उसी पोर्टल के ज़रिए फिर से उसमें अप्लाई करेंगे। तो आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको वो नंबर दिखा देते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। एक बार संजीव जी को जोड़ लेते हैं, एक छोटी-सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम नंबर भी दिखाएँगे और सब सारे नंबरों के बारे में आपको बताएँगे भी। तो संजीव जी आपका एक तो स्वागत है और दूसरा ये है कि ये जो आज जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी एक प्रकार से माना जा रहा है, कम से कम जो निवेशक हैं सहारा के जो इतने दिनों से लगातार परेशान हो रहे हैं, जो खास करके सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने फैसला भी लिया था कि सहारा रिफंड पोर्टल बनाया जाएगा, पोर्टल बनाया भी गया, उस पोर्टल के जरिए कुछ भुगतान हुआ भी। निवेशक ये मान रहे हैं कि कुछ भुगतान हुआ भी, लेकिन बहुत सारे निवेशक अभी भी परेशान हैं कि उनको उस पोर्टल के माध्यम से भी जो उनको मिलना चाहिए वो मिलने में परेशानी हो रही है। आखिर आप एक तो इस सरकार के इस फैसले को लेकर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार प्रवीण जी, सरकार का फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है हुँ, क्योंकि 10 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अभी तक हुँ, जो था वो 50,000 रुपए तक का ही था। यानी अब हुँ, 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक या 0 रुपए से लेके 10 लाख तक का भी क्लेम आप कर सकते हैं। और हुँ, 45 दिन में अगर आपके दावे सही पाए गए तो 45 दिन में वो भुगतान हुँ, की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब उसपे देखिए क्या है कि 4 करोड़ माना जाता है कि निवेशक हैं इसमें फँसे हुए और बिल्कुल। उन लगभग 1 लाख करोड़ 97,000 करोड़ ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन 1 लाख करोड़ के आस-पास पहुँच ही जाएगा मामला। 1 हुँ, लाख करोड़ रुपए फँसा हुआ है आम आदमी का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का, उच्च हुँ, मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का भी फँसा हुआ है पैसा। और हुँ, 4 करोड़ अगर क्लेम है, तो हुँ, हर परिवार में अगर 35-10 जोड़ लीजिए तो 20 करोड़ लोग प्रभावित। हुँ, 20 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या है और हुँ, 20 करोड़ लोगों के लगभग 1 लाख करोड़ फँसे हुए थे, जिसमें से 8,845 करोड़ रुपए वापस किए गए 40 लाख से अधिक निवेश। हुँ, लेकिन 10 लाख वाला जो क्लेम है, 10 लाख तक की सीमा वाला क्लेम, उसमें मुझे हुँ, लग रहा है कि बहुत सारे केस आ जाएँगे मैक्सिमम, क्योंकि देखिए, जो भी हुँ, निवेशक हैं, उनके 10 लाख के क्लेम है। अब उसमें समस्या ये आ रही है कि एक तो आधार कार्ड से जो वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें नाम का अंतर है कि पहले हुँ, सहारा में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता था, तब उसमें हुँ, आधार कार्ड नाम की कोई चीज़ थी नहीं और हुँ, उससे डाटा मिलता नहीं है। मान लीजिए कहीं जो ऑफिशियल एड्रेस है उसमें,
वो एड्रेस उससे मिलता नहीं, मान लीजिए दूसरी जगह चले गए, तो वो सब दिक्कत है। तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि कई मोबाइल कई लैंडलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, क्या वहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं। और एक बार संजीव संजीव जी, एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, पहले हम अपने दर्शकों को वो नंबर सारे बता देते हैं, और जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं या जो बाद में भी देखेंगे, वो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है जिसमें 2 दिल्ली के नंबर हैं। जो पोर्टल हेल्पलाइन डेस्क नंबर है वो 2 नंबर है, वो उसमें दिल्ली के 2 नंबर है, 011-2090-9044 और 011-2090-9045। ये 2 दिल्ली के नंबर है। इसके अलावा जो सोसाइटी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसमें है 3 नंबर जो हैं, वो तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि कोड के आधार पर कह सकते हैं कि ये लखनऊ का नंबर है। और एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जो जो खास करके लखनऊ के नंबर हैं, वो है 0522 6937 100, 0522 310 8400। जो तीसरा नंबर है 0522 6931 000, और जो मोबाइल नंबर है वो है 080 6920 8210। तो ये सभी नंबर हैं जो दर्शक हमारे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास ये नंबर उपलब्ध ना हो तो आप इस नंबर इस वीडियो से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ये हम लगातार अपने कार्यक्रम में इसको बनाए रखेंगे ताकि हमारे दर्शकों के पास नंबर आसानी से पहुंच सके, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं आगे आपको अगर इस नंबर की जरूरत हो तो। जी संजीव जी, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, मेरा ये वो है कि सीआरएसएस का जो पोर्टल है या जो नंबर दिए गए हैं, कम से कम इसको स्टेट वाइज जारी करना चाहिए केंद्र सरकार को। ठीक है, ये तो एक सेंट्रलाइज नंबर हो गए। अब मान लीजिए 20 करोड़ लोग एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित हैं इससे, और केवल एक मोबाइल नंबर जारी किया गया। क्या ये अच्छा नहीं होता कि हर राज्य में, क्योंकि हर राज्य में सहारा में फंसे हुए पैसे हैं, तो हर राज्य के लिए अलग से इसी तरह 5-7 नंबर जारी किया जाता और कई मोबाइल नंबर जारी किए जाते, कम से कम लोग अपनी समस्या तो बताते कि ये प्रॉब्लम है। तो वो करना चाहिए सरकार को। दूसरी बात है, मेल की भी सुविधा जो है देना चाहिए, ताकि मेल से क्या होता है, सारे चीजों को लिखित रूप से आप भेज सकते हैं। अभी क्या होता है, जो आप पोर्टल पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं उसमें एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा के हिसाब से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ओपन, आपने संजीव जी कहा कि जैसे कि नाम के बारे में आपने जिक्र किया कि मान लिया जाए किसी का नाम है रमेश कुमार ठाकुर। अब रमेश कुमार ठाकुर उनका पूरा नाम है और इसी नाम से आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन जब वो निवेश कर रहे थे उस समय वो रमेश कुमार के नाम से कर दिए या रमेश ठाकुर के नाम से कर दिए। तो इसमें या तो कुमार हट गया या फिर ठाकुर हट गया। तो ये जो हट जा रहा है तो इसकी वजह से जो पोर्टल है और उस पर जो जांच करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आपका नाम जो है वो मिसमैच हो रहा है, और इस नाम के मिसमैच की वजह से आपके इस क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसकी जगह पर अगर जिनका भी नाम मिसमैच है या अगर उनका पहले नाम कुछ जैसे कि उनका रमेश कुमार नाम है और अब आधार कार्ड रमेश कुमार ठाकुर के नाम से बन गया है, तो उसके लिए एक एफिडेविट प्रक्रिया को अपनाया जाए और एफिडेविट जो है वो लगा दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि रमेश कुमार ठाकुर और रमेश कुमार दोनों एक ही व्यक्ति है। और अगर वो एफिडेविट भी उस पर अपलोड करने का वो कॉलम उपलब्ध करा दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि इस डिफिशियंसीज को खत्म किया जा सकता है? नहीं, इसके और भी रास्ते। देखिए, एफिडेविट आसानी से बन ज्यादा करता है, बहुत सारे फर्जी एफिडेविट भी बनते हैं कोर्ट में। वो टकसाली बात है कि कोई भी जाएगा बना लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बस उसका, पैसे लेकिन खर्च बाद में करने तो है ना आपको। कि क्लेम करने पर अगर वो व्यक्ति गलत पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती होगी ना फिर। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके बाप का नाम है, उसके एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक जो रिजाइडिंग जहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस हो, तो परमानेंट एड्रेस भी तो लिया गया होगा। कुछ फादर्स नेम तो नहीं बदल जाएगा, उसका तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लीजिए कोई रमेश कुमार है या रमेश कुमार ठाकुर, उसके फादर का नाम हो गया मोहन कुमार कुछ, तो मोहन कुमार ठाकुर या मोहन ठाकुर, तो वो मिलेगा ना कि हाँ फादर्स नेम भी मिल रहा है, तो उस हिसाब से किया जा सकता है। हाँ, फिर देखिए, जब मान लीजिए 10 लाख का आपका क्लेम अगर सरकार मानती है,
तो हम्म उसको भौतिक सत्यापन के लिए भी बुलाया जा सकता है, तब आप एफिडेविट ले सकते हैं। भौतिक हम्म सत्यापन यानी गवर्नमेंट की तो कहीं ना कहीं हर जगह ऑफिस है, हर जिले में। तो किसी एक बिल्कुल हर जिले वाइज आप बुला सकते हैं कि इस जिले का क्लेम है, तो यहाँ इस ऑफिस में इस नियत समय पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आइए। तो हम्म ओरिजिनल देखिए होता क्या है कि जिस सहारा की रसीद जिसके पास ओरिजिनल होगी, वो तो हम्म निश्चित रूप से निवेशक होगा। मान लीजिए नाम में हम्म, थोड़ा सा इधर उधर हो गया टाइटल में या उसमें, लेकिन वो हम्म, निवेशक तो ओरिजिनल होगा जिसके पास ओरिजिनल कॉपी होगी। क्योंकि बिल्कुल जो भी आप निवेश करते हैं उसके बदले रसीद दी जाती है। तो हम्म फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब मान लीजिए 10 लाख का अमाउंट है, तो आपको हम्म बारीकी से भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। कि मान लीजिए हम्म डॉक्यूमेंट में कुछ है भी, लेकिन मान लीजिए 10 लाख का क्लेम है, तो भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। फिर हम्म और कोई मान लीजिए घर में, सब तो ऐसा होगा नहीं, कोई तो मैट्रिक किया होगा, उसके भी तो सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कुछ नाम, उस नाम से बिल्कुल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। और देखिए अब 10 लाख तक का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट है। बहुत सारे लोगों हम्म ने शादी ब्याह इन सब के लिए पैसे जमा किए, सब पैसा उनका फंस गया, ये हम नहीं कह रहे डूब गया। क्योंकि हम्म अगर 10 लाख तक का क्लेम सरकार करेगी, आप क्लेम कीजिए, इसका मतलब सरकार पैसे देने की मंशा रखती है, सरकार की नीयत है कि पैसा पहुंचे। तो हम्म उसको इजी कीजिए ताकि उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है नाम को हम्म लेकर, एड्रेस को लेकर, वो यही है, वो भौतिक सत्यापन से ही वो दूर हो सकता है। और इतने हम्म संसाधन है, मान लीजिए वही नाम का व्यक्ति है, उसको तो आप भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं। और भारत में इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है, उसको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और उससे उसके वेरिफिकेशन के लिए जो खर्च आएगा, मान लीजिए 1,000 2,000, वो उससे काट लीजिए उस अमाउंट से। तो जेन्यून हम्म व्यक्ति उसी के, सरकार अपने पर ना ले वो खर्च। जो बेचारा जिसने 5 लाख 10 लाख जो भी जमा किया, 8 लाख जमा किया, उसी में से 500 1000 रुपए काट के वेरिफिकेशन का खर्चा भी सरकार काट ले और वेरीफाई भी कर दे उसको, और सही आदमी के अकाउंट में पैसा भी डाल दे। तो इससे ये सारी व्यवहारिक चीजों से जो ये समस्या दूर हो सकती है। हालांकि देखिए अभी शायद मेरी जानकारी में है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि लगभग 24-25 हजार करोड़ रुपए सरकार के इस फंड में है, सीआरएसएस में। और हम्म लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, क्यों प्रॉपर्टी तो कई गुना दाम बढ़ गया। जो सहारा की प्रॉपर्टी लखनऊ में है या एम्बे वैली में है, या पूरे देश में हम्म इतनी जगह प्रॉपर्टी है, जिसका रियल कई एस्टेट की सारे प्रॉपर्टी 7 स्टार खास 5 करके। स्टार होटल्स हैं, बहुत सारी संपत्ति है, जमीन हर बिल्कुल। जिले में लगभग जमीन उपलब्ध है। हाँ, और जो एक बल्क में आपको लखनऊ में भी मिलेगा, या एम्बे वैली वहाँ महाराष्ट्र में मिलेगा, साल्ट लेक हम्म सिटी कोलकाता में मिलेगा, तो उसकी तो प्रॉपर्टी की कीमत बेशकीमती है वो। तो और हम्म अगर उसको कोई भी दूसरा ग्रुप खरीदता है, तो सरकार उसकी ओपन अब बिड नीलामी कर दे। बीच में संजीव जी ये खबर आ रही थी कि अडानी से सहारा की बातचीत चल रही है और अडानी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए एक प्रकार से हामी भर भी दी है कि अडानी ने कहा है कि जो उस संपत्ति को वो टेक ओवर करेगी और जितने भी इनके बकाया हैं उस सभी का भुगतान अडानी के दिए हुए पैसे से हो जाएगा। इसमें आखिर क्या परेशानी हो रही है? एक तो इसका निवेशक भी कई बार इसका विरोध कर रहे हैं। अब हमारे निवेशक इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर वो क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सहारा अपनी सारी संपत्ति जो है वो बेच रही है। तो पहले तो निवेशक ही कह रहे थे कि जो सहारा अपनी संपत्ति बेचकर पैसा दे, और अगर वो संपत्ति बेचने के लिए अब है तो फिर निवेशक क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या उनको ये लग रहा है क्या कि सहारा जो है वो सारी संपत्ति भी बेच लेगी और उसको बेचने के बाद वो कहीं और चले जाएंगे या भाग जाएंगे देश छोड़कर? ये तो डर नहीं है कहीं निवेशकों के मन में? तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि निवेशक के मन में ये तो नहीं चल रहा है कहीं? नहीं, देखिए उसमें 2-3 तरह की बातें हैं। हम्म अ, एक तो सबसे बड़ी बात ये है हम्म कि सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना है, चाहे वो अडानी हम्म खरीदे, चाहे भेड़लग जो भी खरीदे, उसको हम्म परमिशन लेना है। दूसरी बात देखिए क्या है, अभी हम्म जो मिल रहा है पैसा सहारा के निवेशकों को, वो उनका हम्म मूलधन मिल रहा है। मान लीजिए वो 6 हम्म साल 10 साल 12 साल रह गया, तो उसको हम्म इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, या जो कहा था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो नहीं मिल रहा है। तो मान हम्म लीजिए अभी 1 लाख करोड़ का क्लेम है, जिसमें 8 लाख करोड़ दिया जा चुका है, 8.5 लाख करोड़ बच गए, हम्म 92 या 91,500 रुपए बच गए। हम्म तो 91,500 रुपए बच गए। हम्म लेकिन अगर प्रॉपर्टी 5 लाख करोड़ की है और वो सारा प्रॉपर्टी निकल गया, और इनका क्लेम जो है वो ये है कि मूलधन तक का ही क्लेम दे रही सरकार,
तो उस हिसाब से अगर प्रॉपर्टी उनकी 5 लाख करोड़ की बिक रही है, तो जिससे जो वादा किया गया उस कागज में कि इतना पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे, किसी ने 5 लाख जमा किया है तो मान लीजिए कहा कि 10 लाख जमा आपको रिटर्न करेंगे, तो वो मूलधन ही केवल रिटर्न ना हो, अगर 5 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी बिक रहा है तो उस हिसाब से उनको जो वादा किया गया था प्रॉफिट देने का, वो भी दिया जाए, ये निवेशकों की डिमांड है। जी। यानी कि अब जो है कम से कम सरकार जो है इस ओर जो है वो कदम अब बढ़ा रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि जितने भी निवेशक हैं जो कम से कम परेशानी में हैं, बहुत सारे निवेशकों की तो इसमें जान चली गई है और अब उसकी वजह से बहुत सारे निवेशकों की बेटी की शादी है, कोई बीमार है, किसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, ये सभी परेशानी है। लेकिन सरकार अब इस ओर ध्यान दे रही है कि निवेशकों के पैसे उनके खाते में चले जाएं और उनको छोटे-छोटे अमाउंट में ही सही, लेकिन उनका पैसा उन तक उनको पहुंच जाए। खैर, इस सब पर हम लोग आगे भी आते रहेंगे संजीव जी, इसी प्रकार से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी प्रकार से हम लोग आते रहेंगे आगे और सहारा के बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जो भी अपडेट हमारे पास पहुंचेगा, वो हम अपने दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। आपको ये डिबेट कैसा लगा, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपके भी कोई सवाल हैं कि जो लग रहा हो कि जो हम लोगों से या तो छूट गया हो या जिसको हम लोग शामिल नहीं कर पाए हों, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि ये वजह है और ये परेशानी हो रही है। आप अपनी परेशानी भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस परेशानी को लेकर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।